हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अंतःस्रावी तंत्र। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि अंतःस्रावी तंत्र जो है ये नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट भाग है। नियंत्रण एवं समन्वय में बच्चों हम लोग को पढ़ना है, पहला जो तंत्र है उसे हम तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं और दूसरा जो तंत्र है उसे हम अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, तंत्रिका तंत्र एक विशेष प्रकार के क्रिया से हमारे शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ शरीर के विभिन्न क्रियाओं को, शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को वृद्धि एवं विकास के लिए एक और भी तंत्र जिम्मेवार है। उस तंत्र का नाम है अंतःस्रावी तंत्र। तो कहीं न कहीं ये दोनों आपस में तालमेल करके आपस में शरीर के अंगों के वृद्धि एवं विकास में भी सहायता प्रदान करते हैं और ये साथ साथ मिलकर शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित भी करते हैं। तो बच्चों, इसी नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र। और इस तंत्र में हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अंतःस्रावी तंत्र, और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। इस चैप्टर के अंतर्गत जो पहला सिस्टम पढ़ना है उसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ साथ एक और तंत्र है जो रासायनिक विधियों द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसे हम कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। उसे हम कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम। तो बच्चों, दो तरह के तंत्र हमारे शरीर में उपस्थित हैं। पहला जो तंत्र उपस्थित है वो है तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिकीय नियंत्रण करता है। और दूसरा जो तंत्र है उसे हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। ये रासायनिक नियंत्रण करता है। ये केमिकली हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ये तंत्रिकीय नियंत्रण करता है। नियंत्रण करने का तरीका बच्चों अलग अलग हो सकता है। हर आदमी एक तरह से किसी कार्य को नियंत्रित या उसको क्रियाबद्ध नहीं कर सकता है, अलग अलग तरीके से करते हैं। उसी तरह से ये तंत्र भी अलग अलग नियंत्रण करते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र रासायनिक नियंत्रण करते हैं, कुछ खास तरह के रसायन स्रावित करते हैं और उसी रसायन के कारण ये विभिन्न अंगों को नियंत्रित करते हैं, विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। और ये तंत्रिका तंत्र कुछ खास सीमित जगहों पर अपने तंत्रिकीय नियंत्रण के द्वारा अंगों को संचालित करते हैं, अंगों को नियंत्रित करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग आज स्टडी करेंगे अंतःस्रावी तंत्र। बच्चों, अंतःस्रावी तंत्र जो है ये बना होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से। तो हम लोग लिख लेंगे अंतःस्रावी तंत्र किससे बना है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अंतःस्रावी ग्रंथियों के समूह से मिलकर बना है। तो आप इसको लिख लोगे, अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों के समूह से बनता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी ग्रंथि होती है? तो यह नलिका विहीन ग्रंथि होती है।
इसे हम लोग कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथि। बच्चों इस ग्रंथि को क्या कहेंगे? नलिका विहीन ग्रंथि, या इंग्लिश में कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है बच्चों, तो डक्टलेस ग्लैंड है, नलिका विहीन ग्रंथि है। हमारे शरीर में एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। यहाँ पे थोड़ा आपको बात समझनी है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि कैसा होगा बच्चों? इस तरह से ये पोटली की तरह रचना होती है और इसमें कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कोशिकाएं जो हैं ये इनकी आंतरिक दीवार बनाती हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल वॉल को बनाती हैं और इस तरह से ये अपना रसायन बनाती हैं। ये कोशिका हो गया, सेल हो गया, ये सेल्स हो गए यानी ये टिश्यू हो गए। और बच्चों इसमें होता क्या है, इसके अंदर खास तरह के केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं, खास तरह के रासायनिक पदार्थ का ये सीक्रेट करते हैं, स्रावित करते हैं। और बच्चों ये जो अंदर बना है रासायनिक पदार्थ, ये बाहर आएगा तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इतना छोटा जो है ये क्या बना है? नलिका बना है। ये बाहर आकर सीधे अपने टारगेट पे काम करेगा, जो इनका टारगेट अंग है, जो इनका टारगेट ऑर्गन है, उस पे यह काम करता है। तो एक चीज़ समझना होगा कि आपको यहाँ टारगेट ऑर्गन या लक्ष्य अंग, जो जिस अंग पे इस रासायनिक पदार्थ को काम करना है, उसको हम लोग कहते हैं टारगेट ऑर्गन। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों में होता क्या है बच्चों? इनमें नलिका पाई जाती है। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है? नलिका उपस्थित होता है। बच्चों आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन वीडियो आपके लिए ज़रूरी था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नलिका उपस्थित होती है। तो बच्चों बाह्यस्रावी ग्रंथि में नलिका उपस्थित होती है और इसमें क्या होगा? इसमें किसी भी प्रकार की नलिका उपस्थित नहीं होती है। तो जब इसमें नलिका नहीं होगी तो ये अपना सिक्रीशन कैसे डालेंगे? तो ये अपना सिक्रीशन जो है रक्त वाहिनी में यानी ब्लड वेसल्स में डालते हैं। बगल से ब्लड वेसल्स जा रही है, इस ब्लड वेसल्स में ये क्या करते हैं? अपना सिक्रीशन जो है ये छोड़ देते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसके अंदर जो है बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि ये इनकी कोशिकाएं इनको स्रावित करती हैं, इनकी कोशिकाएं इनको बनाती हैं और ये इसमें क्या करते हैं? ब्लड में छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे नलिका नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नलिका अनुपस्थित है और वहाँ पे क्या था? नलिका उपस्थित है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि को हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है, इसलिए ये आसानी से अपने टारगेट पे सिक्रीशन रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ बच्चों प्रायः एंजाइम स्रावित करती हैं। एंजाइम्स के साथ साथ ये विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ, विभिन्न प्रकार के जूस का ये सिक्रीशन करते हैं। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ एंजाइम्स स्रावित करती हैं, है ना? ये क्या करती हैं? एंजाइम्स स्रावित करती हैं। इसके साथ साथ ये तैलीय पदार्थ, है ना, तैलीय पदार्थ स्रावित करती हैं। ये और भी अन्य तरल पदार्थ ये स्रावित करती हैं। अन्य तरल पदार्थ भी ये स्रावित करती हैं, जो कि आपको आगे
पता चलेगा। तो वायस्रावी ग्रंथि में आपको पता है बच्चों कौन कौन से आते हैं हमारे शरीर में। ऐसे बहुत सारे वायस्रावी ग्रंथियां हैं। यकृत है, दूसरा क्या है, लार ग्रंथि है ना, यकृत है, लार ग्रंथि है। इसके बाद तीसरा जो ग्रंथि है उसको हम लोग कहते हैं अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, जिसको हम लोग लैक्रिमल ग्रंथि भी कहते हैं, लैक्रिमल ग्रंथि है ना। इसके बाद जठर ग्रंथि जो कि पेट में होता है, आमाशय में होता है, ये जठर रस स्रावित करती हैं। पांचवा हो जाएगा स्वेद ग्रंथि, पसीने वाली ग्रंथि। तो ये ग्रंथियां जो हैं ये सब वायस्रावी ग्रंथि हैं। छठा जो है सीबेसियस ग्रंथि, सीबेसियस ग्रंथि, ये बाल में, त्वचा में पाई जाती हैं। सीबेसियस ग्रंथि जो तेल निकालती हैं, ऑयल निकालती हैं। श्वेत ग्रंथि पसीना निकालती हैं। जठर ग्रंथि जठर रस निकालती हैं। अश्रु ग्रंथि आंसू निकालती हैं। लार ग्रंथि लार निकालती हैं। यकृत क्या निकालता है, पित्त रस निकालता है। तो बच्चों इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं, तेलीय पदार्थ भी होते हैं, अन्य प्रकार के तरल पदार्थ भी होते हैं। तो वायस्रावी ग्रंथि में हम लोग जानते हैं कि यह नलिका के साथ पाई जाती है। लेकिन बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथि में तो हम लोग ये पॉइंट लिख चुके हैं कि नलिका विहीन ग्रंथि है। दूसरी बात क्या है कि वायस्रावी ग्रंथि अपने रासायनिक पदार्थ को डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन पे क्या करती हैं, छोड़ती हैं। और ये डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन पे छोड़ नहीं सकती हैं क्योंकि इनके पास नलिका उपस्थित नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे यह अपना केमिकल, यह अपना रासायनिक स्राव, रासायनिक स्राव सर्वप्रथम रक्त में छोड़ती हैं और रक्त के माध्यम से लक्ष्य पर काम करती हैं। लक्ष्य यानी टारगेट पर कार्य करती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने जान लिया कि अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम है डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट माने नली होती है। दूसरा पॉइंट, यह अपना रासायनिक स्राव सर्वप्रथम रक्त में छोड़ती हैं और रक्त के माध्यम से लक्ष्य पर कार्य करती हैं। बच्चों इनसे जो रासायनिक पदार्थ निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन। याद रखिएगा, हार्मोन एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है और इसे हम लोग केमिकल मैसेंजर या रासायनिक दूत कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक दूत, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल मैसेंजर। हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर। तो यह केमिकल मैसेंजर है, रासायनिक दूत है जो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होती हैं और रक्त के माध्यम से रक्त में घुलकर ये अपने टारगेट पे काम करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों इनका कोई अपना डायरेक्ट नलिका नहीं होती है, तो ये स्लो काम करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यह धीमी कार्य करते हैं, यह धीमी कार्य करते हैं। और जबकि वायस्रावी ग्रंथि जो है अपना एक्शन तेज करती हैं, तेज कार्य करती हैं, यानी फास्ट इन एक्शन है,
है ना। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या करती हैं भाई, तो ये तेजी से काम करती हैं, फास्ट इन एक्शन है। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, स्लो इन एक्शन है। आप लिख सकते हो स्लो इन एक्शन, एक्शन में क्या है, स्लो है, स्लो इन एक्शन। और ये क्या है, फास्ट इन एक्शन। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के तंत्र होते हैं। पहला जो तंत्र है उसे हम तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो तंत्र है उसे हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, जिसे हम इंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि से मिलकर बना है, जिसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये हम लोग लिख सकते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स से मिलकर बने हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथि यह नलिका विहीन ग्रंथि है, जिसे डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। यह अपना रासायनिक स्राव सर्वप्रथम रक्त में छोड़ती हैं और रक्त के माध्यम से लक्ष्य पर कार्य करती हैं। यह धीमी कार्य करते हैं, यह स्लो इन एक्शन होते हैं और धीमी कार्य करते हैं। और बच्चों ये जो हार्मोन निकालती हैं वो बहुत कम मात्रा में निकालती हैं। हार्मोन यहाँ लिख सकते हैं कि हार्मोन कम मात्रा में स्रावित करती हैं, हार्मोन कम मात्रा में स्रावित करती हैं। एक चीज़ और कहना चाहेंगे बच्चों, इस हार्मोन से किसी भी तरह का पोषक पदार्थ नहीं मिलता है। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो हार्मोन है वो नॉन न्यूट्रिएंट्स है, इसमें किसी भी प्रकार का पोषक पदार्थ नहीं होता है। हम लोग लिख सकते हैं हार्मोन में पोषक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। हार्मोन में पोषक पदार्थ क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो हार्मोन में पोषक पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, ये नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियों का हम लोगों ने लिस्ट तैयार कर लिया है। इसमें विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि पाए जाते हैं। हालांकि ये जो हम लोगों ने लिस्ट तैयार किया है इसमें बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों को छोड़ा गया है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में वो पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में वो दिया नहीं है। लेकिन उसको हम लोग बाद में किसी नए वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। हाइपोथैलेमस भी एक ग्रंथि की तरह काम करता है, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस, और ये मस्तिष्क में पाया जाता है। दूसरा है पिनियल ग्रंथि, यह भी मस्तिष्क में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। और एक ब्रेन में पाया जाता है पीयूष ग्रंथि। तो 3 रचनाएं ऐसी हैं जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। तो 3 ग्रंथि ऐसी है जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है, और उस मस्तिष्क में पाए जाने वाले रचनाओं में से एक ग्रंथि को हम लोगों ने लिखा है पीयूष ग्रंथि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि है, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से ये जाना जाता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर हम लोगों ने 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में लिस्ट बनाया हुआ है, और इसको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, और इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बच्चों मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। तो पीयूष ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों को जब नियंत्रित करेगा तो इसको हम लोग कौन सी ग्रंथि कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। यानी जिस तरह से
स्कूल में जो हेडमास्टर होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो ऑल इन ऑल होते हैं। वो अन्य शिक्षक को, अन्य टीचर को, बच्चों को, सबको कंट्रोल करते हैं। तो सभी टीचर कंट्रोल होते हैं प्रिंसिपल या हेडमास्टर से। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, बिग बॉस हो गया उस स्कूल का, और उसके ऊपर भी कोई ना कोई अधिकारी बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है, उस कैंपस में, उस विद्यालय में जो बिग बॉस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी पीयूष ग्रंथि है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। जबकि वो खुद एक टीचर है और दूसरे टीचर को नियंत्रित करता है, उसी तरह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी खुद एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन यह अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके बारे में चर्चा करते हैं कि पीयूष ग्रंथि क्या है। थायराइड ग्रंथि को हम लोग ऑटो ग्रंथि भी कहते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। पैराथायरॉयड ग्रंथि को हम लोग पैरा ऑटो ग्रंथि कहते हैं। ये पैराथायरॉयड हार्मोन स्रावित करती हैं। अग्नाशय, चूँकि यहाँ पे बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अग्नाशय। अग्नाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। अग्नाशय क्या है बच्चों, ये पैनक्रियाज है और यह मिश्रित ग्रंथि है। इसको क्या हम लोग कहेंगे, ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दोनों तरह व्यवहार करता है। यह बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करता है और साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करता है। तो ये दोनों तरह का ये रूप धारण करता है। ये बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करता है। अभी आपको बतलाया गया कि बाह्यस्रावी ग्रंथि से प्रायः एंजाइम्स निकलते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है, क्योंकि इसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करने के लिए कोशिकाएं पाई जाती हैं। और बाह्यस्रावी ग्रंथि में भी कुछ खास तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या करता है, तो ये एंजाइम स्रावित करता है। ये क्या करते हैं, तो ये हार्मोन स्रावित करते हैं। ये हार्मोन्स बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, तो ये एंजाइम्स बनाते हैं, जो कि भोजन के पचाने में हेल्प करते हैं। तो अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है और उस रस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं। और अग्नाशय के अंदर एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है, जिसे हम लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहते हैं। और वो क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ खास सेल होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा सेल। ये क्या करते हैं, हार्मोन्स को स्रावित करते हैं। तो बच्चों हम लोग एक एक करके स्टडी करें। तो बच्चों एक एक करके हम लोग इसे बारी बारी से स्टडी करेंगे। सभी ग्रंथियों को हम लोग अलग से स्टडी करेंगे और उसे समझेंगे। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक इसे लाइक करें। और वैसे बच्चे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।